नमस्कार। आज है 2 अक्टूबर। आप सभी को गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामना। गांधी जी कहा करते थे, कर्म ही मेरी पूजा और खादी ही देश की शान। मैं तपस्वी आचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है शो का समाचार का सच। ये शो में हम लोग आपको देश भर के हुए जो भी बड़ी घटना होती है या देश भर के जो भी बड़े न्यूज़ होते हैं उससे हम लोग थोड़ा बहुत आकलन करते हैं, थोड़ा बहुत एनालिसिस करते हैं और वो समाचार दिखता है वो जो है समाचार का सच। तो सबसे पहले एक बात करनी है दुर्घटना की। कानपुर में सबसे बड़ी दुर्घटना हुई है, उसके बारे में थोड़ा हम लोग समाचार पहले ले। तो सबसे बड़ी बात करें उत्तर प्रदेश की, कानपुर की, तो एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना वहां पर सामने आई है। कानपुर की घाटमपुर हादसे में पानी से भरी लबालब खनती एक ट्रॉली हटाई गई तो उसमें से काफ़ी सारे शव मिले। डिटेल कुछ ऐसी है कि लाशें ही लाशें वहां पर बिखरी पड़ी हुई थी, ऐसा सभी कुछ न्यूज़ पोर्टल ने लिखा हुआ है। क्या है ये डिटेल वो हम लोग यहाँ पर पढ़े तो डिटेल कुछ ऐसी है कि लबालब खनती से जब ट्रॉली हटाई गई तो लाशें ही लाशें पड़ी थी। वहाँ पर परिजन लोग जो है वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। खंती में फंसे लोगों को बचाने की गुहार लग रही थी। डिटेल कुछ ऐसी वहाँ पर से आ रही है कि मौके पर पहुंचे आसपास के गांव के लोगों वहाँ पर पानी से लबालब खंती में घुसे तो पैरों से शव टकराए और वो सहम उठे। डिटेल कुछ ऐसी न्यूज़पेपर ने लिखी है वो मैं यहाँ पर पढ़ूँ तो कांपते हाथों से ग्रामीण एक एक करके शव खंती से बाहर ला रहे थे। किसी के हाथ में बच्चे का शव था तो किसी के हाथ में बच्चे की मां का शव था। डिटेल कुछ न्यूज़पेपर लिख रहे हैं और अब तक की ये सबसे बड़ी घटना कानपुर की मानी जाती है। विविध न्यूज़ चैनल जो दिखा रही है वो मैं डिटेल यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि चारों ओर करुणा और क्रंदन से चित्कार है। और डिटेल कुछ ऐसी आई है कि शनिवार रात को लेट नाइट को भीतर गांव मार्ग पर ट्रॉली से खंती में पलटने से 26 लोगों की एक मौत हुई है। 26 लोग कैसे मरे हैं और क्या हुआ है वो डिटेल मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ कि मुंडन कराकर खुशियाँ मनाते हुए घर लौट रहे लोगों को मौत ऐसी झपटी कि जिसने भी यह खौफनाक मंजर देखा उसका हृदय दहल गया। डिटेल कुछ ऐसी है कि 26 लोगों की वहाँ पर मौत हुई है। वहाँ पर डिटेल ऐसी आई कि पानी से भरी लबालब खंती से जब ट्रॉली हटाई गई तो लाशें ही लाशें वहाँ पर बिखरी पड़ी हुई थी। मरने वालों में बच्चों की संख्या अधिकतम है। दिखाया जा रहा है कि मरने वालों में बच्चे काफ़ी ज़्यादा मरे हुए हैं और छोटे छोटे बच्चे पानी में खो गए थे और काफ़ी देर बाद उनके शव पानी में से मिले हैं। डिटेल कुछ ऐसी वहाँ पर प्रशासक बता रहे हैं कि बच्चों की लाश निकाल रहे लोगों की आंखें आंसू से निकलना बंद नहीं हो रहा है। और बात ऐसी करी है कि कोई सांस दे रहा था तो कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा था। एक एक कर लोग वहां पर बाहर निकले जा रहे थे। लोग किसी तरह से जिंदगियां बचाने के लिए जूट रहे हैं। डूबे लोगों को कोई मुंह से और कोई मुंह सांस देने की प्रयत्न कर रहे हैं और कोई छाती दबाकर पानी निकालने की कोशिश कर रहा था। डिटेल वहाँ पर जो सामने आई है वो ये दैनिक जागरण न्यूज़पेपर जो लिख रहा है वो डिटेल करूँ तो सब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह से ये लोग बच जाए। और हादसे में 3 परिवार पूरी तरह से उजड़ गया है। डिटेल हादसे में गांव के 3 परिवार ऐसे हैं जो पूरी तरह से उजड़ गए और कोरथा गांव निवासी कल्लू की पत्नी विनीता बहन वहां पर अपने दोनों बच्चों को शिवम और सानवी के साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां पर गए थे। वहीं लीलावती अपनी बेटी मनीषा बहन व बेटे छोटू भाई के साथ और जयदेवी अपने बेटे रवि के साथ मुंडन संस्कार में लोग जा रहे थे। इन सभी की हादसे में मौत हुई है और इनके परिवार में सिर्फ अब विनीता बहन, लीलावती बहन व जयदेव भाई के पति अब बचे हुए हैं। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि चंद पलों में पूरा परिवार वहां पर उजड़ गया है। अंधेरे से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी सारे दिक्कतें हुई है वो डिटेल में यहाँ पर पढ़ूँ तो रात को अंधेरे में हादसा हुआ और खंती में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और ग्रामीण टॉर्च लेके वहाँ पर पहुँचे तो तमाम लोग गाड़ियों की हेडलाइट जला रहे और तब किसी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चला और सिंगल रोड होने पर भी वे हादसे से ये बड़ी वजह हुई है। मौत का एक ऐसा मातम वहाँ पर छाया हुआ है कि शव देखकर सभी लोग सुन्न रह गए। एक ही गांव के 26 लोगों की वहाँ पर मौत हुई है और पूरे गांव में अब मातम परसा हुआ है।
चारों तरफ से बस चित्कार ही चित्कार सुनाई दे रही है और एक न्यूज़पेपर ऐसा लिख रहे हैं कि आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वही घटना की सूचना पर जब आला अफसर और वहां पर जनप्रतिनिधि पहुंचे तो एक साथ 24 शवों को देखकर वो भी सन्न हो गए और 2 लोगों को वहां पर मौत हालत में ही हो गया हुआ है। डिटेल अब ऐसी जा रही है कि तकरीबन 26 लोगों की वहां पर मृत्यु हुई है। अब देखना यह रहेगा कि प्रशासक क्या आगे कार्यवाही करती है। अब एक सबसे बड़े दूसरे न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो आज 2 अक्टूबर है और सबसे बड़ी बात करते हैं दिल्ली की, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की। तो आज है गांधी जयंती। हमेशा बापू के आदर्श पर खरे उतरे पीएम मोदी ने एक डिटेल दी है और वहां पर वो बताया कि गांधी जयंती हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के रूप में मनाई जाती है। इसी बीच वहां पर प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जहां पर पहुंचे हैं, दिल्ली के राजघाट में वहां पर पहुंचे हैं, तो गांधी जयंती हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के रूप में मनाई जाती है, जिन्होंने अपना जीवन स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष को समर्पित कर दिया है। जिन्होंने गांधी जी के बारे में ऐसा कुछ बोले कि गांधी जी ने अपना जीवन स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष को समर्पित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर को राजघाट जाकर राष्ट्रपति महात्मा गांधी को उनकी 153 जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बात की कि डिटेल कुछ वो ऐसे बोले कि इस मौके पर भजन कार्यक्रम भी रखा गया है और वहीं पर बापू को श्रद्धांजलि देने से पहले पीएम मोदी ने एक ट्वीट भी किया हुआ है। डिटेल कुछ ऐसी आई है कि उन्होंने ट्वीट कर इस बात की गांधी जयंती को बेहद खास बताया, 2 अक्टूबर को खास बताया और गांधी जी को देश के प्रधान वो बता रहे हैं कि देश के महात्मा है। उन्होंने लोगों को गांधी जयंती का महत्व भी समझाने की प्रयत्न किया और बता दे कि गांधी जयंती पर हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के रूप में मनाई जाती है। अब जो डिटेल सामने आई है, जिन्होंने अपना जीवन स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष को समर्पित कर दिया है, उनको 100 सलाम, ऐसा बोले प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी। हमेशा बापू के आदर्श पर खरा उतरे हैं, बापू जो है वो अपने आदर्श पर खरे उतरे हैं और यह गांधी जयंती बेहद खास है, ऐसा बोले प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी। वहां पर पीएम मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए एक ट्वीट भी किया हुआ है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि गांधी जयंती पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि, और यह गांधी जयंती और भी कुछ खास है क्योंकि भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है। वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ऐसा बोले कि महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि और यह गांधी जयंती और भी खास है क्योंकि भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। मैं लोगों से हमेशा बापू के आदर्श पर चलने की अपील करता हूं। नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा बोले कि मैं लोगों से हमेशा अपील करता हूं कि बापू के आदर्श पर चला जाए और मैं आप सभी से गांधी जी को श्रद्धांजलि के रूप में खादी और हस्तशिल्प उत्पाद को खरीदने का आग्रह भी करता हूं। इस तरीके से नरेंद्र मोदी ने वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बापू के सामने ऐसा बोला। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि वहां पर जो भास्कर न्यूज़ है, उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है कि पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी वहां पर श्रद्धांजलि दी। और डिटेल कुछ ऐसी वहां पर भास्कर लिख रहा है कि पीएम मोदी ने ट्वीट करके जरिए वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी वहां पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने वहां पर लिखा कि लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी सादगी और निर्णयता के लिए पूरे भारत में सराहा जाता है और हमारे इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण समय में उनका कठिन नेतृत्व हमेशा याद किया जाता है। तो 2 लोगों को उन्होंने याद किया, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने 2 लोगों को याद किया, वो थे महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने वो भी बोला कि हमारे इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण समय में उनका कठिन नेतृत्व हमेशा याद किया जाएगा और उनकी जयंती पर शत-शत नमन। ये डिटेल दी है प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने। अब एक बात करें तीसरे न्यूज़ की तरफ, वहां पर अब सबसे बड़ा घमासान हो रहा है राजस्थान की,
सियासी को लेकर कांग्रेस में जो हलचल चल रही है, कांग्रेस में जो किचकिच चल रही है, उसके बारे में 12 घंटे से सबसे बड़ा समाचार जो राजस्थान से आ रहा है और विविध न्यूज़पेपर और न्यूज़ पोर्टल जो लिख रहे हैं कांग्रेस के बारे में। पिछले 8 दिन से कांग्रेस में एक सबसे बड़ी किचकिच चल रही है कि राजस्थान कांग्रेस को अब संभालेगा कौन। ये जो डिटेल सामने आई है उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत न्यूज़ एनालिसिस करें तो वहां पर दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर ने जो डिटेल दी है कांग्रेस के बारे में, वो मैं यहां पर डिटेल पढ़ूंगा। चिदंबरम या फिर दिग्विजय, ऐसा क्वेश्चन मार्क हुआ है न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ सबसे बड़ा वायरल हुआ है। डिटेल कुछ ऐसी है कि अब बनेंगे चिदंबरम या दिग्विजय, ऐसा न्यूज़ वायरल हुआ है। कौन बनेगा राज्यसभा में विपक्ष का नेता, इस तरीके से वहां पर न्यूज़पेपर ने वहां पर डिटेल दी है कि कौन बनेगा वहां पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता। खड़गे के इस्तीफे से खाली हुआ पद, डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि खड़गे के इस्तीफे से वहां पर खाली हुआ पद और कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए शुक्रवार को और शनिवार को 2 दिन मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच काफी सारी मुलाकातें हुई और मंच एक तैयार हुआ है। वहां पर के न्यूज़पेपर जो लिख रहे हैं वो कुछ ऐसी डिटेल लिख रहे हैं कि कर्नाटक के दलित नेता खड़गे की सबसे मजबूत दावेदारी दिख रही है कि कांग्रेस के अध्यक्ष अब शायद खड़गे बन सकते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया है और सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी है कि खड़गे के इस्तीफे से खाली हुए इस पद के लिए कई नेता के नाम सामने आ रहे हैं, कांग्रेस के कई दिग्गज नेता के नाम सामने आ रहे हैं। और आपको ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने इसी साल मई में उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर में एक व्यक्ति, साथ में डिटेल ऐसी दी थी कि एक व्यक्ति एक पद, वहां पर जो चिंतन शिविर हुआ था वहां पर कुछ डिटेल और चिंतन शिविर में ऐसा वहां पर मुहिम किया गया था कि एक व्यक्ति एक पद के अपने नए सिद्धांत की एक घोषणा भी हुई थी। डिटेल कुछ ऐसी न्यूज़पेपर दे रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम और दिग्विजय सिंह का नाम सबसे पहले आगे चल रहा था कांग्रेस की दावेदारी के लिए, नेता की दावेदारी के लिए। उसमें आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने भी कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का एक ऐलान किया था। न्यूज़पेपर और न्यूज़ पोर्टल ऐसा लिख रहे हैं कि हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आने के बाद उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। वहां पर जो दैनिक जागरण जो लिख रहा है कि सूत्रों का कहना ऐसा है कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष पद के लिए प्रमोद तिवारी भी दौड़ में शामिल थे और उनका नाम अभी कहीं पर दिख नहीं रहा है। वहां पर दैनिक जागरण ने जो डिटेल दी है वो ऐसा लिखा हुआ है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए शुक्रवार को मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबले के लिए एक मंच तैयार हुआ है। क्या डिटेल है शशि थरूर के बीच में, वो डिटेल में यहां पर पढ़ूं तो कर्नाटक के दलित नेता खड़गे की सबसे मजबूत दावेदारी अभी दिख रही है और झारखंड के पूर्व मंत्री के एन त्रिपाठी ने भी इस पद के लिए नामांकन जारी किया था, जो कि खारिज हो गया हुआ है। आपको ये बता दें कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने खड़गे का साथ दे दिया है और इन नेताओं में अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, AK एटर्नी और अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक, आनंद शर्मा, भूपेंद्र हुडा और पृथ्वीराज चौहान का नाम शामिल है और उसी के साथ मनीष तिवारी जैसे नाम भी उनके शामिल हो गए। अब देखना ये रहेगा कि कांग्रेस के आला कमान और दिल्ली के जो वहां पर कांग्रेस के नेता है वो क्या फैसला ले रहे हैं और राजस्थान की सियासी पे क्या अहम मुद्दा सामने आ रहा है। इसी बीच जो सामने आएगा वो न्यूज़ जो है वो सतत हम लोग आपको दिखाते रहेंगे। अब एक तीसरे न्यूज़ की तरफ चले और PFI अभी बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये बंद होने का नाम नहीं ले रहा है, उसकी जो एक्टिविटीज जो है वो बंद नहीं हो रही है। क्या है ये न्यूज़ वो हम लोग डिटेल समझे तो कर्नाटक में और भी भाजपा की एक मुश्किल ही बढ़ी हुई है, वो मैं डिटेल यहाँ पर समझूं तो टाइम्स नाउ जो डिटेल लिख रहा है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि अब तक की कर्नाटक की और भाजपा की सबसे बड़ी न्यूज़ ये मानी जाती है। 12 घंटे में ये जो न्यूज़ जो है वो सबसे बड़ी वायरल हुई है। तो ये डिटेल कुछ ऐसी है कि SDPI को मिल गया मौका, ऐसा हेडिंग दिया गया हुआ है टाइम्स नाउ ने।
जो टाइम्स डिटेल लिख रहा है कि केंद्र सरकार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लगा चुकी है। वहीं और सरकार द्वारा किए जाने वाले इस एक्शन के बाद कर्नाटका भाजपा में एक दरार आ गई है। क्या हुआ है कर्नाटका में और भाजपा में क्या हुआ है वो मैं डिटेल आपको समझाना चाहूँगा कि वहीं और केंद्र सरकार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल के लिए बैन लगा चुकी है। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि सरकार द्वारा किए जाने पर इस एक्शन के बाद कर्नाटक भाजपा में काफ़ी सारी दरार दिखी हुई है। वो दरार क्यों है वो डिटेल समझे तो वहां पर जानकारी के अनुसार कर्नाटक में भाजपा के भीतर नेताओं का एक समूह पीएफआई पर प्रतिबंध को चुनावी मुद्दा बनाकर आगामी विधानसभा चुनाव में फायदा उठाने की पार्टी की रणनीति पर सवाल उठा रही है। वहीं भाजपा के नेता भी वहां पर क्वेश्चन मार्क में आ गए हैं। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता और विधायक ने कहा कि पार्टी के भीतर एक चिंता का विषय फैला हुआ है और पार्टी द्वारा उठाए गए मुद्दों का प्रभाव कर्नाटक में ही काफ़ी जगहों पर अपर्याप्त है। वो क्यों अपर्याप्त है इसकी डिटेल में यहाँ पर पढ़ रहा हूँ कि वहाँ पर बैन लगने का कर्नाटक में एसडीपीआई ने के लिए एक बड़ा मौका लेकर आ गए हैं। वहाँ पर एचटी से बात करते हुए एक नाम न लेने के शर्त पर वहाँ पर किसी पत्रकार ने बात की तो वहाँ पर आप नाम मत लेना लेकिन मैं एक डिटेल अंदरूनी दे रहा हूँ, ऐसा बीजेपी नेता ने बोला कि कर्नाटक भाजपा नेता ऐसा बोले कि चाहे वह हिजाब हो, धर्मांतरण विरोधी विधेयक हो या तय तक पीएफआई का डिटेल हो, प्रतिबंध को लेकर पार्टी द्वारा लिया गया स्टैंड, ये मुद्दे ज़्यादातर वहाँ पर कर्नाटक हिस्सा हो सकती है और वहाँ पर भाजपा के लिए नुकसानकारक है, ऐसा भाजपा के नेता ने ही वहाँ पर बोला। जबकि दक्षिण कर्नाटक के जिले में अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, जहां हमारे पास अभी भी जीत दर्ज करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। वहीं और यहां पर पीएफआई का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो भाजपा के लिए नुकसानकारक होगा, ऐसा एक पीएफआई के खिलाफ जो डिटेल आ रही है वो भाजपा के नेता ने ही ऐसी डिटेल दी है। इसीलिए यदि आप मुझसे प्रतिबंध से हुए राजनीतिक लाभ के बारे में पूछते हैं तो मैं कहूंगा कि यह काफ़ी सीमित है, ऐसी डिटेल वहां पर भाजपा के नेता ने दी है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई पर अपने मूल संगठन पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के बाद सरकार के फैसले ने अटकलों का एक हवा दी है और डिटेल कुछ ऐसी है कि वहां पर एसडीपीआई आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। तो कर्नाटक में अब देखना यह रहेगा कि भाजपा के आला कमान जो है वो और भाजपा के नेता क्या सियासी दांव खेल रहे हैं। वहीं और पीएफआई पर प्रतिबंध से एसडीपीआई की मजबूत होगा कि नहीं वो डिटेल जो सामने आई है, तो वहीं पर राजनीतिक विश्लेषक जो एक डिटेल जो दे रहे हैं वो असली नाम है राजनीतिक विश्लेषक का, वो क्या कह रहे हैं वो डिटेल समझनी जरूरी है। वो कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि पीएफआई पर प्रतिबंध अल्पसंख्यक समुदाय को एकजुट कर सकता है, पीएफआई पर प्रतिबंध अल्पसंख्यक समुदाय को एकजुट कर सकता है और पीएफआई पर प्रतिबंध एसडीपीआई को मजबूत कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अब वहां पर 2023 के विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की सोच रहा होगा एक वहां पर राजनीतिक दल जो 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, ऐसा भी वहां पर कई लोग बोल रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय यह मान सकता है कि उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है और वो केवल और केवल भाजपा के द्वारा दबाया जाता है और फिर से संगठित हो सकते हैं। अल्पसंख्यक बल जो है वो वहाँ पर फिर से संगठित होंगे और वहाँ पर भाजपा कैसे न जीते ऐसा दावा भी खेल सकते हैं, ऐसा वहाँ पर विधेयक बोल रहे हैं। बेशक कांग्रेस की इसमें सबसे बड़ी हार होगी, ऐसी भी एक डिटेल सामने आई है, लेकिन डिटेल कुछ ऐसी दूसरी जो आई है वो सूत्रों के मुताबिक मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हालांकि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता इसके असहमति जताई है और उनके अनुसार पीएफआई पर प्रतिबंध के लिए देश में मुस्लिम पार्टियों का समर्थन इस बात का संकेत है कि समुदाय सांप्रदायिक राजनीति का समर्थन नहीं करता है। वहां पर सूत्रों ने ऐसा बताया कि ये जो समुदाय है वो सांप्रदायिक राजनीति का समर्थन वहां पर नहीं कर रहा है और उन्होंने कहा कि इस प्रतिबंध के परिणाम स्वरूप लोगों को यह एहसास होगा कि भाजपा आरएसएस को सत्ता से हटाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका चल रहा है।
डिटेल कुछ ऐसी लिख रहे हैं और वहाँ पर जो पोर्टल में न्यूज़ डिटेल दी है वो मैं यहाँ पर आपको समझाऊं तो लोगों ने महसूस किया है कि भाजपा इन संगठनों का इस्तेमाल मुस्लिम वोट को बांटने के लिए कर रही है। और इसी बीच जो डिटेल दूसरी सामने आई है, जो समुदाय पहले से ही सरकार की सांप्रदायिक नीतियों से निराश है वहां पर उनको एकजुट करने की ट्राई कर रहे हैं। वह आगामी चुनाव में तटीय क्षेत्रों में हमारा समर्थन करेंगे और हमारे साथ रहेंगे, ऐसी भी डिटेल सामने आई है। अब खास देखना यह होगा कि वहां पर कर्नाटक के आला कमान और भाजपा के वहां पर अमित शाह क्या सियासी दाव खेल रहे हैं और भाजपा वहां पर संगठित हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी बीच जो भी समाचार मिलेंगे वो हम लोग आपको बताते रहेंगे। लेकिन अब बात करते हैं चौथे न्यूज़ की और फुटबॉल फैंस का एक सबसे बड़ा वहां पर मसला हुआ है इंडोनेशिया में, और साथ ही में एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है। उसके भी सबसे बड़े न्यूज़ जो है वो मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। को फैंस के आपस में एक भिड़ने के बाद इंडोनेशिया में पुलिस हरकत में आई और वहीं पर कई सारे लोगों की मृत्यु का मामला सामने आया हुआ है। इंडोनेशिया में भी कई सारे लोगों की मृत्यु हुई है। क्या वहां पर डिटेल हुई है वो मैं यहाँ पर समझूं तो फैंस के आपस में भिड़ने के बाद इंडोनेशिया पुलिस हरकत में आई और कार्रवाई शुरू की, लेकिन इससे भीड़ अनियंत्रित हो गई और इंडोनेशिया में एक फुटबॉल मैच के दौरान भयानक मंजर देखने को मिला। यह दो फुटबॉल टीम के समर्थन आपस में वहां पर भिड़ गए। इसके बाद भिड़त इतनी हिंसक हो गई कि वहां पर जो अब तक 150 से ज़्यादा लोगों की मौत का मामला सामने आया हुआ है। वहां पर आपको मैं बता दूं कि वहां पर फुटबॉल मैच के दौरान शायद 100 से 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। डिटेल कुछ ऐसी है कि फैंस के आपस में भिड़ने के बाद इंडोनेशिया पुलिस हरकत में आई और कार्रवाई शुरू करे उससे पहले शायद कई लोगों मारामारी सामने आई और 150 लोगों से ज़्यादा वहां पर मौत हो गए। लेकिन इससे भीड़ अनियंत्रित हो गई और गुस्साए फैंस के वहां पर पुलिस कर्मचारियों पर हमला हुआ और इस घटना में सैकड़ों लोगों बुरी तरीके से घायल भी हुए और कई लोग मर चुके हैं। कैसे शुरुआत हुई, ये विवाद कैसे हुआ, उसकी एक डिटेल जो है वो वहाँ के टाइम्स नाउ लिख रहा है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया कुछ ऐसी डिटेल दे रहा है कि बुरी तरह से घायल हो गए काफ़ी लोग और वहाँ पर फुटबॉल मैच इंडोनेशिया के एक बड़े स्टेडियम में हो रही थी। इसी बीच दो क्लब के बीच वहाँ पर मैच खेल रहे थे लोग। वहाँ पर पूरा स्टेडियम दोनों ही टीम के समर्थन के वहाँ पर खचाखच भरा हुआ था। लेकिन तभी एक टीम हारने को आ गई थी, हार दिख रही थी उनको। इसे लेकर दोनों ही टीम के फैंस के बीच काफ़ी सारा झगड़ा स्टार्ट हुआ और देखते ही देखते ये झगड़ा पूरे स्टेडियम में फैल गया और लोग एक दूसरे के साथ भिड़ गए। हालांकि ये था वहाँ पर मौजूद वहाँ पर सुरक्षा बलों वहाँ पर ट्राई करे उन लोगों को हटा देने की। उसी बीच काफ़ी सारे लोग वहाँ पर मरे पड़े हुए दिखे और बात ऐसी आई कि हालांकि तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और किसी तरीके से सेना के जवानों को दंगा कर रही भीड़ को स्टेडियम से बाहर निकालना पड़ा और स्टेडियम से बाहर निकालने के बाद भी जमकर काफ़ी सारी हिंसा हुई और अभी माना जा रहा है कि वहाँ पर 100 से 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब एक बात करें गुजरात की। गुजरात में भी एक सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है। कोरोना के बीच जो अभी नवरात्र चालू है वहाँ पर कई सारे आला कमान नेता वहाँ पर विजिट कर रहे हैं गुजरात में। तो एक सबसे बड़ा जो मुद्दा चल रहा है और उसी बीच एक नेता जो क्या बोले वो डिटेल में सामने रखूं तो गुजरात में अभी नवरात्रि का माहौल चल रहा है। और अब बात करें गुजरात की तो कोरोना के बीच आसान नहीं था चीन बॉर्डर पर सेना को भेजना, ऐसे एक नेता वहां पर स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्यों ऐसा नेता बोले, बीजेपी के क्यों नेता ऐसा बोले वो मैं डिटेल सामने आपू तो वहां पर जयशंकर ने की मोदी की तारीफ और जयशंकर ने कहा कि तेल के मुद्दे पर भी भारत पर भारी दबाव था, लेकिन वहां पर भारत किसी भी दबाव में नहीं झुकेगा कि नीचे आगे बढ़ा। किसके वहां पर डिटेल ने दी कि डिटेल कुछ ऐसी आई है कि रूस यूक्रेन संघर्ष के मामले में जयशंकर ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि मोदी के बहुत ही सारे अहम फैसले वहां पर सामने आए। डिटेल कुछ ऐसी है
कि भारत की विदेश नीति पर बेबाक रहने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर आज गुजरात के दौरे पर 2 दिन से है। तो वहां पर गुजरात में अभी नवरात्रि का माहौल चल रहा है। उसी बीच नवरात्र में ऐसा जयशंकर ने स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर उन्होंने छात्रों से एक बातचीत की है। वो बातचीत और गुजरात समाचार और संदेश जो लिख रहा है वो मैं आपको डिटेल दूं तो चर्चा के दौरान छात्रों ने भी वहां पर कई महत्वपूर्ण विषयों पर एक सवाल पूछे। तो उसी सवाल के जवाब में जयशंकर ने जो डिटेल दिया हुआ है, जयशंकर ने वहां पर वो भाषण दिया हुआ है, वो मैं यहाँ पर डिटेल दूं तो विदेश मंत्री ने भी अपने अंदाज से छात्रों को जवाब दिया। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वहां पर ऑपरेशन गंगा और वंदे भारत के उदाहरण देते हुए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। वहां पर पीएम मोदी के नेतृत्व और कूटनीति की बहुत ही सारी प्रशंसा जयशंकर ने की। और जयशंकर ने कहा कि नेता विचारधारा के और विश्वास का मायने रखते हैं और वो एक केवल नरेंद्र मोदी वहां पर है। लेकिन पीएम मोदी जिस सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं वह राष्ट्रीय सोच का एक सबसे बड़ा हिस्सा है, ऐसा स्टेटमेंट में जयशंकर ने छात्रों को बताया। जयशंकर ने वहां पर वो भी कहा कि जिस वक्त चीन के नापाक हरकत सामने आ रही थी और उस वक्त पूरे देश में कोरोना काल चल रहा था, वहां पर कोरोना का लॉकडाउन था, उस वक्त अपने जवान को वहां पर सरहद भेजना बहुत आसान नहीं था। डिटेल कुछ ऐसा बोले कि ऑपरेशन गंगा के बारे में बात करते हुए जयशंकर ने वहां पर कहा कि संघर्षग्रस्त यूक्रेन से लगभग 20,000 छात्रों को निकालना कूटनीति का एक नायाब उदाहरण है और वो जो उदाहरण है वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी है। डिटेल कुछ वहां पर जयशंकर ने छात्रों को ऐसी दी कि जयशंकर ने कहा कि पूरे सिस्टम के लिए ये परीक्षा थी कि क्या हम 7-8 साल बाद इस तरीके से संकट से हम लोग निकल सकते हैं। तो और इसमें नेतृत्व ने एक प्रमुख भूमिका भी वहां पर निभाई है और जो प्रमुख डिटेल है और प्रमुख वहां पर निभाई है उसमें जयशंकर के साथ कहा कि लोग पीएम मोदी की कार्यशैली को जानते हैं। डिटेल जो बोले हैं वो वहां पर छात्रों ने ग्रहण किया और उनकी नजर हर तरफ रहती है, ऐसा भी वो नरेंद्र मोदी के बारे में बोले। उस समय यूपी चुनाव प्रचार चल रहा था, उसी बीच कई बचाव अभियान की अपडेट लेते थे और शाम को बैक टू बैक रैलियां भी नरेंद्र मोदी कर रहे थे। लेकिन उनकी नज़र हर तरफ रहती है, कौन से नेता को क्या जवाब देना है और कौन से नेता किस बारे में बोलेंगे वो भी हम लोगों को नरेंद्र मोदी दिखाते हैं और ज्ञान देते हैं, ऐसा जयशंकर जो विदेश मंत्री है उन्होंने छात्रों के साथ शेयर किया। उसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कुछ नेता को विश्वास होता है, वे जानते हैं कि अपनी जमीन कैसे खड़ी करनी है। जब चीनी सैनिक एलओसी पर घुसपैठ करके आ रहे थे उस वक्त वहां पर देश में कोरोना चरम सीमा पर था, कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा था। हमने लॉकडाउन के बीच हजारों सैनिकों को वहां एलओसी तक पहुंचाया और जबकि लॉकडाउन के दौरान लोगों को वहां पर जाना कितना मुश्किल था, उस तरीके से डिटेल जो सामने आई है तो वहां पर जमकर तारीफ की नरेंद्र मोदी की। ऐसे ही कुछ जो बड़े न्यूज़ होते हैं और समाचार होते हैं या घटना होती है वो हम आप लोगों को दिखाते हैं। आज मुझे दीजिए रजा, नमस्कार।